गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं टिफर 2018 फिजिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, 2019 के तो अपलोड कर दिए थे, उसके बाद हम चलते हैं 2018 पे, 17, 16 इसी तरह हम सारे प्रीवियस ईयर करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ए। ठीक है, आपको उस ट्रायंगल को बी में चेंज करना है जो ऐसा दिखता है, और आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस इनवर्ड है। तो आप कैसे चेंज करोगे? तो भाई कैसे चेंज करेंगे, इजीली आप ऑप्शन से बता सकते हो कि रोटेशन अबाउट जेड डायरेक्शन के अबाउट रोटेट कराओ π/2 से, तो आपका रिफ्लेक्शन वाई जेड प्लेन में होगा और देन आपको ये फिगर मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में था कि आपका ये मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद आपको e की पावर m का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे तो देखिए, ये देन द एजन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस लैम्डा करेंगे एजन वैल्यू के लिए, बिल्कुल डायगोनल में करेंगे। अब आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट जैसे इसको सॉल्व करके निकालोगे, इज इक्वल टू 0 करोगे, आपके पास लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब आपको क्या करना है, अप्लाई नॉन डिजनरेट एजन वैल्यू। अब हम नॉन डिजनरेट एजन वैल्यू अप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन ये होती है, एक इक्वेशन ये होती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जैसे ही हम इनमें पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा नोट और अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी चलो देखते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन में हमने क्या किया, पुट किया लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। जैसे ही इनको सॉल्व किया, हमारे पास लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा नोट आ गया। अब e की पावर m इज इक्वल टू लैम्डा 1 m और लैम्डा नोट आई। ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा नोट की वैल्यू पता है, मैट्रिक्स की पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पता है। इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। जैसे ये मैट्रिक्स आई, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो 2.71 आएगा। अब 2 पॉइंट अराउंड आ रहा है, उसमें ऑप्शन था ई स्क्वायर का, तो ई की पावर 2 हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक कार है, ठीक है, उस पर वो जो कार है वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, और बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास म्यू। ठीक है, और भाई व्हेन द कार स्टे स्टेशनरी, उसके ऊपर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे जब व्हेन द कार स्टे, जब कार स्टे हो जाती है, स्टेशनरी ब्लॉक साइड डाउन, ये तो डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो बोल रहे द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ब्लॉक विल रिमेन स्टैटिक। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है उस एक्सेलरेशन पर जो आपका ब्लॉक है वो रिमेन्स स्टैटिक हो जाए। ठीक है, तो देखिए आंसर हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मान लिया ये कार है, इधर ब्लॉक है, अब हमने सारे फोर्स डिवाइड कर लिए, इधर वेट लगेगा mg, इधर n लगेगा, उधर फोर्स लगेगा m में mg cos थीटा mg sin थीटा। ठीक है, फिर फोर्स के कंपोनेंट भी तोड़ सकते हो, m में cos थीटा m में sin थीटा। अब जैसे ही हमने n का किया तो n क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर m में sin थीटा। फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, माइनस m में cos थीटा, इधर की साइड लगेगा इसलिए माइनस m में cos थीटा, और भाई प्लस mg sin थीटा। उसके बाद f इज इक्वल टू μ1 होता है, हमें पता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने f की वैल्यू रखी, हमने n की वैल्यू रखी, उसके बाद हमने सॉल्व किया, फिर हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद a वाले कॉमन, g वाले कॉमन, a को इधर ले गए, और यहाँ पे हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया इधर, और इधर भी हमने कर दिया था पहले ही, तो यहाँ पे तभी तो 10 बना। उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है 1 डायमेंशन में, आपको गिवन है लैग्रेंजियन गिवन है। बोल रहा है इफ़ इट स्टार्ट एट ओरिजिन, अगर ये पार्टिकल स्टार्ट होता है, कहाँ से मूव होना स्टार्ट करता है, कहाँ से, t इक्वल टू 0 से, ओरिजिन से, टाइम भी 0 है, इट्स मोशन कॉरस्पॉन्डिंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है भाई, कुछ नहीं करना। लैग्रेंजियन यहाँ पे लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है, ये लगाया। उसके बाद जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, फिर यहाँ वैल्यू रखो। उसके बाद माइनस में
डेल एल माइनस में डेल एल अपॉन डेल एक्स रखो, ये इक्वेशन आई हमारी। उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, इधर देखो m था, यहाँ पे x डॉट था, d बाई डी टी है तो x डबल डॉट आ गया, यहाँ पे x था d बाई डी टी, x डॉट आ गया, x डॉट समझ रहे हो ना, डी एक्स बाई डी टी, और x डबल डॉट डी टू स्क्वायर बाई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ कैंसिल आउट करके उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, उसके बाद m को कैंसिल आउट किया, फिर हमारे पास ये आ गई। अब हम लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स, यहाँ की d इक्वल्स टू एक्स लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमने CFPI पढ़े होंगे, उसके बाद हमारे पास CF निकालना में आता है। इसका यहाँ पे CF निकाल देंगे हम इस इक्वेशन का, जैसे ही हमने ये निकाला उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पे x0 हमने यहाँ रख दिया, t इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये आ गया, यानी कि C1 इक्वल्स टू माइनस C2। अब ये इक्वल हो गया तो क्या हम रख सकते हैं यहाँ पे C1, बिल्कुल C1 रख के हमने कॉमन ले लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अब इसकी वैल्यू होती है sin h लैम्डा t, और हमारे ऑप्शन में है sin h लैम्डा t, जैसे ये ऑप्शन मिला वैसे ही डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये हमारा है एक रेडियो एंटीना, ठीक है, आर यहाँ पे रिसीवर है, स्टार से जो रेज आ रही है यहाँ पे रिसीव कर रहा है रिसीवर, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर एक यहाँ पे रे आ रही है। तो बोल रहे द रिसीवर आर विल डिटेक्ट फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ये जो रिसीवर है जब ये फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा क्या करेगा, रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो उस टाइम पे आपको इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पार्ट डिफरेंस निकालो। सबसे पहले आर एस हो जाएगा, यानी कि ए साइन अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ए साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, क्योंकि ड्यू टू पाई फेज एंगल के लिए लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा यहाँ रखो और साइन इधर ले जाओ, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2, उसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू लैम्डा बाई 2 आ गई। ये डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पार्टिकल है वन डायमेंशन बॉक्स में कन्फिट कर रहा है ऑफ लेंथ जिसकी एल है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट्स वेव फंक्शन कैसा होगा, आ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी एजन फंक्शन। कैसा वेव फंक्शन होगा, लीनियर सुपरपोजिशन होगा, किसका, एनर्जी एजन फंक्शन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्लासिकल आइडियल गैस गिवन है, ठीक है, वन डायमेंशन में कन्फिड है। तो बोल रहा है आपको Vx ये दे रखा है, आपको RMS डिस्टेंस निकालना है। Vx आप इसको आर स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आर स्क्वायर की क्या करो, पहले आप एक्सपेक्टेशन निकालो, क्योंकि RMS का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर का एवरेज और फिर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पता है, 0 से इन्फिनिट लिमिट रखते हैं, आर स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस बीटा लैम्डा आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ ई की पावर माइनस बीटा लैम्डा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जैसे ही आप ये रखते हो फिर इसको सॉल्व करोगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाली इसकी और इसकी भी, तो जैसे हम ये सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 1 बीटा लैम्डा, बीटा की वैल्यू रख दो, KBT अपॉन लैम्डा आ जाएगा। अब यहाँ पे रूट लगा दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो RMS वैल्यू आप निकाल चुके हो सेकंड। फिर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल इज इन, भाई जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होती है एक कोएक्सियल केबल की, वो किस पे डिपेंड नहीं, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। तो वो बोल रहा है लेंथ ऑफ केबल पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी लेंथ का कोई रोल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, लेंथ के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो बोल रहा है ये इनपुट आउटपुट में कवर कब होगा, जब हम यहाँ पे कौन सा अननोन सर्किट लगाए। आप ये अननोन सर्किट लगाओगे तो ये कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, जो ऑप्शन मैच होता है वो करना है। कैसे होगा देखिए, सीधा पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ये a इंटू ए होता है, आपको पता ही है। फिर यहाँ से a कॉमन ले लो, 1 + c 1 होता है, आपको पता है। इसी तरह b कॉमन लिया, इसी तरह a कॉमन लिया यहाँ से, फिर 1 हो गया, तो a + bc आ गया। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, रियल सॉल्यूशंस बताओ इसके।
तो बोल रहे गिवन इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वन आपकी इलिप्स के जैसे है। अब आप जैसे ये वाला इलिप्स ड्रॉ करते हो ये वाला, तो आपके पास सेमी मेजर एक्सिस आती है ये, और सेमी उसके बाद सेमी माइनर एक्सिस आती है ये, ठीक है। जब ये एक्सिस आती है, ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन का भी यूज़ करेंगे। हमने इक्वेशन रखी, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाया, कभी ज़ीरो रखा, इसमें ज़ीरो रखा तो y-1 आया। फिर यहाँ पे y में हमने x को 1 लिया तो y 0 आया, फिर x को -1 लिया, ऐसे ये वैल्यू पुट करके हमने देखी। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन आता है, 0 0 2, ठीक है, 0 0 2, ये हमारा सॉल्यूशन आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एक स्टील बॉल है, स्टील बॉल, यहाँ पे एक बॉल है, वी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड मूव कर रही है, 10 मीटर अबो है। आपको 100 टाइम्स द इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, यानी कि 100 ई निकालना है। अब जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, स्टील वाली, ये आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पे ये वी वेलोसिटी से ऊपर चली जाएगी, उसके बाद 10 मीटर हाई जाएगी, एंगल थीटा है। वेलोसिटी ऑफ मासिव बॉल बिफोर एंड, अब इन दोनों का कॉलिजन भी तो होगा, आफ्टर कॉलिजन 0 हो जाएगी वेलोसिटी, इसलिए हमने v1 0 लिया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है, रेशियो ऑफ इम्पल्स फॉर दिस द वेलोसिटी आर इन डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। मतलब कि अब इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका v1 साइन थीटा और भाई u1 कॉस थीटा हो जाएगा, v1 साइन थीटा -0, u1 कॉस थीटा -0। u1 आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड, v1 कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू ये होता है, इक्वेशन होती है v² प्लस u² इज इक्वल टू 2as। हमने इधर v1² की वैल्यू निकाली, इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 14। फिर हमने यहाँ पे रखा है √196 अपॉन 20 tan थीटा, थीटा हमारा 45 डिग्री हमने माना है एक तरह से ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्कैटरिंग की बात करते हैं तो 100 ही क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जैसे ही हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 70। तो आपके पास क्या आया, 100 टाइम्स ई क्या आया, 70। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्टार्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आ पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट। एक पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में है, क्यूबिकल बॉक्स है, साइड है एल। सडनली वन साइड ऑफ द बॉक्स, क्या हुआ, अचानक से जो एक साइड थी बॉक्स की वो एल से 4l में चेंज हो गई। तो बोल रहे हैं इफ़ पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू बॉक्स, अगर जो वो पी प्रोबेबिलिटी है जो न्यू बॉक्स बना है उसकी, तो बोल रहे 1000 पी क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे कि भाई सॉल्यूशन इसका यही होगा भाई, सबसे पहले हम वेव फंक्शन ले लेते हैं, साइन पाई एक्स एल साइन पाई एक्स वाई 2/l की पावर 3/2, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद देखिए जैसे ये लिया हमने, उसके बाद हम इसको लिखेंगे भाई 1/4 हो गई लेंथ, ठीक है, एल से 4l हो गई ना, तो 1/4 लिखेंगे। उसके बाद C1 क्या है, कैसे निकालते हैं, अपन को पता है साइन एक्स फाई एक्स का एवरेज, ठीक है। अब C1 क्या है, C1 लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया, साइन का कोस आ गया, उसके बाद वही एंगल से डिवाइड हमने कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व किया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सॉल्व करके C1 की वैल्यू निकली हमारी 0.058, यानी कि 1000 पी क्या आया हमारे पास 58, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, एक वेव फंक्शन, क्या कहते हैं, एक वेव फंक्शन है, साइन एक्स 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पोटेंशियल इज गिवन बाय, पोटेंशियल गिवन है, एल आपको बताया हुआ है, बोल रहा है एक्स की एवरेज या मीन वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकलेगी, ऑल स्पेस साइन स्टार साइन एक्स डी एक्स नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अपन लगाएंगे, a² पाई एल का स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू में 1 लिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड है तो कंडीशन तो लगाएंगे एक बार, 1 हो जाएगा। उसके बाद a² अपॉन में पाई एल की पावर 1/2, फिर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन लगाया हमने, इंटीग्रेशन लगाया हमने -∞ से +∞, एक बार लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर -x²/l, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dx, फिर प्लस में हमने सेकंड के लिए लगाया है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2x² अपॉन l का स्क्वायर e की पावर -x² अपॉन l² dx, और इसका हो जाएगा 0,
ठीक है, इज इक्वल टू में 1, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन में पाई एल का स्क्वायर की पावर 1/2, तो एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 2, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं ई की पावर में, तो आपको ये सॉल्व करना तो इजीली आता होगा, क्या हो जाएगा 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ठीक है। और प्लस में सेकंड वाले के हो जाएगा 2/L² 1/2 गामा 2 + 1/2 अपॉन में 1 + L² की पावर 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको फिर से थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 1/2 2L √π प्लस 2 इंटू में 1/2 √π आ जाएगा, ये हमारे पास इज इक्वल टू में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ए स्क्वायर के साथ स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू 1, यही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आता है, फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 आता है। तो हमें जो चीज़ निकालना था अब हम वो निकाल सकते हैं इजीली, ए स्क्वायर अपॉन में पाई एल का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 + √x अपॉन में एल का स्क्वायर x ई की पावर माइनस x² अपॉन L² का dx हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, चाहे ऐसे ही होगा, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर अपॉन में पाई L² की पावर 1/2 एज इट इज़ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर इसका स्क्वायर खोलिए 1 + 2x² अपॉन L² प्लस 2 √2x अपॉन L ई की पावर माइनस x² अपॉन L² का, फिर dx। अब ए स्क्वायर पाई एल का स्क्वायर उसके पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा 0, ये भी 0 होगा, प्लस में 0 से इनफाइनाइट लगाया हमने 2 √x L पे ई की पावर माइनस x² अपॉन L² dx। उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन में पाई एल का स्क्वायर की पावर 1/2 2 अपॉन L, इसका क्या हो जाएगा 1/2 गामा 2 + 1/2 और भाई 1 + L² का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसको और सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन पाई एल का स्क्वायर की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 √2 अपॉन L एज इट इज़। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 √2L³ आएगा हमारे पास। अब इस वाले आगे सॉल्यूशन हम ऊपर लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन दिखे, फिर रब करेंगे तो आधा रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, जैसे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हमारे पास ये आता है, फिर हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, फिर L/√2 आ जाता है, L हमें पता है, √2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये आता है 071, हमारा इसका आंसर आ गया मीन एवरेज, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर था क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम चलते हैं 15 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डाइपोल एंटीना है, लेंथ है L, चार्ज है Q, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, पावर इमिटेड एंटीना पावर इमिट हो रही है उससे P पावर। बोल रहे जब लेंथ आपकी √2L हो जाती है और चार्ज आपका √3Q हो जाता है, ओमेगा आपका √5 ओमेगा हो जाता है, तो बोल रहे कितने फैक्टर से आपकी रेडिएटेड पावर इंक्रीज होगी। लेंथ और चार्ज और ओमेगा को इस तरीके से चेंज कर दिया उसने कि जो आपकी रेडिएटेड पावर है वो कितनी इंक्रीज होगी, ये बताना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है। रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू में μ0 Q² A² अपॉन 6πc। अब एक क्या होता है आपको पता है ω² इंटू R, ठीक है। अब आपको E डैश निकालना है कब, जब Q इतना हो, ओमेगा डैश इतनी हो और L डैश भी इतनी हो, ठीक है। तो देखिए आप जो जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, जैसे ही आपने पुट की आपका निकल के आया ई डैश आपकी 150 टाइम्स ई निकल के आई, ठीक है। तो आपकी रेडिएटेड पावर जो है
वो किसके इक्वल हो जाएगी, 150 टाइम्स रेडिएटेड पावर जितनी पहले थी। कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, ईजिली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या है, सेल्फ एनर्जी निकालनी है जूल में, जब किसकी, स्पेरिकल कंडक्टर की, उसकी रेडियस है इतनी और चार्ज है इतना, चार्ज इतना है, रेडियस इतनी है, उस टाइम को पता होना चाहिए। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8πε0r। आर आपको गिवन है 8.5, ठीक है। उसके बाद चार्ज भी गिवन है, आप सब चीज़ वैल्यू पुट अप करो, इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। U इज इक्वल टू सेल्फ एनर्जी आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं 17 पे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है, एक हीट इंजन है इज ऑपरेटेड बिटवीन टू बॉडीज। एक हीट इंजन है, ऑपरेट करा रहे हैं हम उसको दो बॉडीज़ के बीच में, ठीक है। आर केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पे ले लिया, यानी कि CP स्पेसिफिक हीट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, रिजर्वर है वो इस टेम्परेचर पे बोल रहा है। आफ्टर सम टाइम TF के बाद क्या होता है, द प्रोसेस रिमेनिंग एडियाबैटिक, जो प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक बन जाता है। तो आपको TF निकालना है। TF कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर में, इसका आंसर देखिए आप, TF देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है डेल एस टोटल, इसको हमने खोल के लिखा, फिर हम क्या आएगा, MCP TH से TF और TC से TF इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन करा है, जैसे करा है इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, और TF की वैल्यू निकल गई √TH और TC, और TH और TC आपको गिवन है, दो टेम्परेचर गिवन है आपको, वो आपने पुट किया, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। 18 क्वेश्चन में कहा था कि n पार्टिकल्स है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग 3 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है n पार्टिकल, 0 kBt 2 kBt। तो बोले टोटल इक्विलिब्रियम एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल इक्विलिब्रियम एनर्जी इतनी है। आपको बोल रहे हैं कि n की वैल्यू निकालनी है, n की कितने पार्टिकल्स उसके अंदर है ये आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। बोले 3 एनर्जी लेवल है, यानी कि n1 n2, आपको पता है 3 एनर्जी लेवल है, n1 n2 n3 इज इक्वल टू n कांस्टेंट, यानी कि n1 इंटू E1 एनर्जी, ठीक है, मल्टीप्लाई एनर्जी कांस्टेंट है। तो बोल रहे क्योंकि n इक्वल्स टू AE की पावर माइनस बीटा k होता है, तो हमने यहाँ पे n1 n2 n3 में हमने जैसे ही वैल्यू रखी, ठीक है, इतना आ गया। अब हम उसके बाद यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ये आ जाता है E अपॉन में चला जाता है इक्वल्स टू में n, ठीक है। उसके बाद सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है, इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से हमने इसमें पुट कर दी एनर्जी की वैल्यू। कैसे, एक तो हमारा 0 था, एक kBt था एनर्जी लेवल, एक 2 kBt था, वैल्यू हमने जैसे ही रखी इसकी, ठीक है, इस इक्वेशन से है, देखो इस इक्वेशन, उसके बाद 0 आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसको हमने यहाँ पे देखो E एनर्जी के इक्वल है ये चीज़, एनर्जी की वैल्यू आपको पता है 42.5 है, तो 42.5 रखा, ये हमारी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ से A की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू जैसे ही निकली तो हम जैसे ही A की वैल्यू निकली तो n इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक A इंटू में ये वैल्यूज़, ठीक है, n इंटू में ये वैल्यूज़ किस किस के आपको पता है ना, ये वैल्यू तो भाई यहाँ से 1 इसकी निकली, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की, भाई A यहाँ पे रखा है हमने, ये चीज़ हमने यहाँ रखी है, कॉमन में ले ली एक तरह से, तो यहाँ आया 1 और ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, उसके बाद हमारा n जो आ गया वो आ गया 100.4, ठीक है, ये हमारा n आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें क्या है, रिलेटिविस्टिक वोल्टमीटर, एक इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, ठीक है, वो रीडिंग दे रहा है हमको 100 मिली वोल्ट की। व्हेन कनेक्टेड आ वोल्टेज सोर्स, जब हम उसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, विथ सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम, व्हाट विल बी सिमिलर वोल्टेज, सिमिलर वोल्टेज बताओ कि उसका इनपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम हो जाए और रीडिंग उसकी मिली वोल्ट में आए व्हेन कनेक्टेड टू सम वोल्ट, व्हेन कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जब हम सेम वोल्टेज सोर्स से उसको कनेक्ट करें। तो देखिए इसका आंसर, कंडीशंस लगाएंगे हम। सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई, I इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन 1050 ऐसे, ठीक है, तो V डैश क्या आएगा 100 मिली वोल्ट,
ठीक है, 100 मिली वोल्ट हमें मिल रही है, तो वी डैश इज इक्वल टू में आई आर, वी डैश इज इक्वल टू में आई आर है तो वी अपॉन में 1050 इंटू में 1000, ठीक है, वी कितना आ गया 105 मिली वोल्ट। सेकेंड कंडीशन लगाई, सेकेंड कंडीशन लगाई, आई डैश इज इक्वल टू में 105 मिली एम्पेयर इंटू में अपॉन में 50 प्लस 10 की पावर 6, ठीक है, इस वाले सर्किट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से वी डबल डैश का आएगा 105 अपॉन में ये इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड कंडीशन से भी हमारे पास इस सेकंड कंडीशन से भी वी डैश की वैल्यू यही आई और फर्स्ट कंडीशन से भी, तो आप कौन सी भी कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है एंटर अ लीनियर एक्सेलरेटर, एक इलेक्ट्रॉन है वो लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर एंटर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे एंटर कर रहा है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ एक्सेलरेटर है ये। बोले मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 2% एवरी टाइम इट क्रॉस द नैरो गैप। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेटर में जाता है, लीनियर एक्सेलरेटर में, तो जो उसका मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो 2% हर 2% एवरी टाइम इंक्रीज होता है द नैरो गैप बिटवीन टू सेक्शन, ठीक है, ये जो गैप में से गुजर के जाता है एवरी टाइम 2% इंक्रीज। व्हाट इज लेंथ इन किलोमीटर ऑफ द कोलॉइडर विच विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। आपको उस टाइम पे अब हमें लेंथ बतानी है जब उसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की 100 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे अब हम बताएंगे कि लेंथ कितनी होगी। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। आपको v1 पता है 10 मीटर पर सेकेंड है, v2 है v1 प्लस 2 टाइम्स v1 अपॉन 100, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाता है लीनियर एक्सेलरेटर में तो 2% जो उसका मोमेंटम है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ऐसे क्या v3 भी ये होगी और v3 बाय v2 ये आएगा। अभी एक gp बन रही है, तो r क्या होगा 1 प्लस 0.02 1.02 हो जाएगा। vn क्या है 100 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। gp विद बोले आर एच जी पी क्या होगी ए आर की पावर n-1, यानी कि 10 की पावर 5 इक्वल्स टू 10 इंटू में आर की पावर n-1। अब हमने आर की पावर n-1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे यहाँ 1 है, उसके बाद यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब डी टोटल क्या होगा इसी तरह, और डी क्या होता है v इंटू टी, ठीक है। बोल रहे हैं सिंस v इज या जी पी, वी एक जी पी है और t क्या है सेम है फॉर ईच पोजीशन के लिए जी पी है, तो एस एन क्या होगा a इंटू में आर स्क्वायर -1 अपॉन r-1। डी टोटल क्या होगा d1 r की पावर -1 अपॉन r-1। तो यहाँ पे हमने r की पावर n-1 रखा की जो भी वैल्यू निकाली थी हमने वो रखा है, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद d1 की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, d1 निकल गया, डी टोटल ऐसे निकल जाएगा 10 की पावर 5 यानी कि 100 किलोमीटर आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या है देखिए, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें बाउंड्री कंडीशन लगी हुई गिवन है क्या, y x जब 0 था तो y की वैल्यू 1 थी और डेरिवेटिव जब x 0 था तो 0 था। हमें निकालना है y की वैल्यू निकालनी है जब x है -1/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डबल डैश यानी कि डबल डेरिवेटिव है d स्क्वायर माइनस 1 डैश यानी कि d है, एक डेरिवेटिव है 4 कॉमन ले लिया, y इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सॉल्व करेंगे। फिर हमने क्या बनाया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको हमने m में चेंज किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की हमने, m की वैल्यू आई 2 फिर CFPI हम पढ़ कर आए हैं, तो ऐसे ही हमने CFPI इसमें हमने CF निकाला, जब इक्वल है तो C1 प्लस x C2 e की पावर 2x आ गया। उसके बाद हमने क्या किया इसका डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि हमें y का डेरिवेटिव चाहिए था, जैसे ही हमने डेरिवेटिव निकाला ये आया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, हमारा x 0 था तो y 1 था। फिर हम गए इक्वेशन नंबर 1 पे, 1 पे जाने के बाद हमने x को 0 लिखा और y को 1 लिखा। उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू आई, फिर C1 की वैल्यू 1 आ गई। अब x 0 था तो y डैश भी 0 है, तो y डैश हमने 0 रखा डेरिवेटिव और x को हमने 0 रखा, तो हमारे पास C2 क्या आ गया -2। अब हम गए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे गए हमने,
इस इक्वेशन पे गए तो y इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे C2 की वैल्यू रखी हमने, हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब x इक्वल टू -1/2 है तो हमें y निकालना है, क्या होगा। अब y यहाँ पे x हमने रखा -1/2, जैसे ही रखा हमारे पास y आ गया 2/e। 2/e हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है, आपको एक्स वाई का डेटा गिवन है, एक्स जब इतना था वाई इतना है, तो बोल रहे कर्व बताना है आपको, कौन सा कर्व इस डेटा पे फिक्स रहेगा। देखिए ये कर्व फिक्स रहेगा, कैसे रहेगा देखिए, y इक्वल्स टू ए लोग 10 की पावर x होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने जैसे y की वैल्यू एक बार हमने ये रखी तो x की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद हमने y की वैल्यू ये रखी, x की वैल्यू यहाँ पे आई। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने a की वैल्यू जैसे ही निकाली तो a की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाली। फिर y इक्वल्स टू a जो हम इक्वेशन लेके चले थे उसमें यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 0.94। 0.94 कब आई, जब x 3 था। बिल्कुल डेटा सही है, तो हमारा जो ये अजम्पशन है ये बिल्कुल सही है। y इक्वल्स टू a log 10 b x, ठीक है, ये वाला एजम्पशन आएगा, इसमें राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कहता है, हैमिल्टोनियन जो है डायनेमिक सिस्टम का वो इक्वल है टोटल एनर्जी प्रोवाइड बाय लैग्रेंजियन। कैसे, तो बोल रहे आपको ऑप्शंस चेक करने थे, उसमें डी ऑप्शन आएगा सही। कैसे, हैज़ नो एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, कोई भी टाइम एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। कैसे, क्योंकि जो हैमिल्टोनियन होता है डेल एच अपॉन डेल टी वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल एल अपॉन डेल टी। और लैग्रेंजियन क्या है यहाँ पे, हाफ एम वी एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस वी एक्स, ये लैग्रेंजियन है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23। अब 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक पार्टिकल है, वन डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब है। ये जो वेव फंक्शन है ये चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलते हैं। देखिए सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये क्या है, साई एक्स है, वन ऑफ इट्स एजेंट स्टेट होगी, लेट एन एथ मान लिया हमने। एज वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके एवरेज के इक्वल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एन एथ स्टेट के लिए क्या होगी, टी इज इक्वल टू एच का ओमेगा अपॉन 2 n + 1/2, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या करते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखिए एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं साई एक्स टी, और भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, और ये हो गया। अब देखिए गिवन वाई एनएच स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्स डैश हमारा लैम्डा एक्स आता है जब वेव फंक्शन चेंज हो जाता है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है स्क्रोडिंगर इक्वेशन अबाउट स्केलिंग। देखिए क्या होती है, एच साइन एक्स डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई डैश साइन एक्स डैश टी, ठीक है। अब देखिए आफ्टर हम लिख सकते हैं आफ्टर स्केलिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। आफ्टर स्केलिंग वेव फंक्शन क्या होता है, टी डैश इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स डैश टी, उसके बाद एच, अब ऑपरेटर डाल दो यहाँ पे, एच स्क्वायर अपॉन 2 d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स डैश इंटू में टी, ये हो गया प्लस। सो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे -∞ टू +∞ साइन डैश एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद वही एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे है इंटू में, ठीक है, इंटू में साइन एक्स डैश आएगा इसमें एक्स डैश टी डी एक्स डैश, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद
एक्स डैश इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स, आपको पता है। यहाँ पे डालो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन एक्स डैश टी लैम्डा स्क्वायर इंटू में लैम्डा स्क्वायर अपॉन में डेल लैम्डा। अरे भाई ये लैम्डा नहीं है, डेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन एक्स डैश टी डी एक्स डैश, क्लियर है इतना। उसके बाद आएगा देखो लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन वैसे ही। उसके बाद साइन एक्स डैश टी और भाई एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डैश टी और भाई डी एक्स डैश। यहाँ से हमारे पास आता है लैम्डा स्क्वायर एच कट ओमेगा n+1/2 यानी कि लैम्डा स्क्वायर इंटू में टी, यानी कि टी डैश हमारे पास कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर टी। काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है। अब इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार एक्स डैश टी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डैश टी और इंटू में डी एक्स डैश, ठीक है। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार एक्स डैश टी और भाई अब आप एक्स की वैल्यू डाल दो इसमें। एक्स की वैल्यू क्या, लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, फिर भाई हो जाएगा साइन एक्स डैश टी इंटू में डी एक्स डैश, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए फिर क्या आ जाएगा, फिर भाई 1 लैम्डा जो वहाँ पे कॉमन ले लो लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही वो कॉमन लिया हमारे पास नीचे वाली टर्म आ चुकी है, देखिए। तो इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, वी डैश कि वी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये वी था पूरा और ये लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल गई और पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, सॉरी 25 पे। देखो 25 क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन है 2s लेवल में है हाइड्रोजन एटम के, आपको वेव फंक्शन गिवन है। द प्रोबेबिलिटी पी आर ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन बिटवीन r to r plus dr from center is best representing by the sketch। आपको प्रोबेबिलिटी का स्केच बनाना है जब वो r और r plus dr में होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। तो देखिए अब उसका डायग्राम बनाएंगे कैसे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वेव फंक्शन को देख के, जब r 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी 0, यानी कि ये ग्राफ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, ये सॉलिड स्फीयर है। और द इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा ऑफ दिस सिस्टम, जो इसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी है वो इस तरीके से डिफाइन है। ये यहाँ पे जो P है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है वो बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद इट फॉलो दैट अल्फ़ा क्या होगा उस टाइम पे, अगर ये डायपोल मोमेंट बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी से, तो अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा ये है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी ई की वैल्यू निकाली। ये क्या, पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ये सॉरी डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे P = PV आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। अल्फ़ा ही हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पोलराइजेशन इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, P/3/0। यहाँ पे हमने P की वैल्यू रखी और वॉल्यूम की वैल्यू रखी। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे इसको सॉल्व किया अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये अपना ख़त्म। ऑप्शन नंबर अल्फ़ा = ये वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होता है, अ मैनी बॉडी सिस्टम अंडरगोज अ फेज ट्रांजिशन हो रहा है बिटवीन 2 फेज ए और बी एट टेम्परेचर Tc। CV क्या है, CV 2 फेज आर गिवन है, CV 2 फेजेस के लिए गिवन है, ए और बी के लिए। एज्यूमिंग द नेग्लेजिबल वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम एंड नो लेटेंट हीट जनरेटेड इन द फेज। तो आपको TC की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे निकलेगी। भाई देखिए T = ये आई की वैल्यू कैसे आएगी, ऑप्शन बी में ये, तो ये करेक्ट है। देखो
टी सी ए बाई डी टी हम लिख सकते हैं इसके इक्वल है। अब सी ए का डेरिवेटिव कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, बी का कर दो, दोनों को रख दो इक्वल। जैसे ही जो टेम्परेचर की वैल्यू आई वो आपका टी सी है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो देखिए 28 में एक ये सर्किट गिवन है, एक ये सर्किट गिवन है। यू कैन अप्लाई द गोल्डन रूल ऑफ आइडियल ऑप एम एम्पलीफायर। बोल रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हो गोल्डन रूल किसके, आइडियल ऑप एम एम्पलीफायर के। तो देखिए दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग है, बिल्कुल भाई नॉन इन्वर्टिंग है। उसके बाद देखिए नॉन इन्वर्टिंग के लिए ये आएगा वी नॉट अपॉन वी वन, बिल्कुल। उसके बाद दिस इज़ इन्वर्टिंग और ये वाला इन्वर्टिंग है सेकेंड वाला। तो और इसमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो ओनली C1 हमारा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में सर्किट गिवन है, हमें निकालना है करंट जो कि आएगा ऑप्शन सी इतना। अब पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे हो और वोल्टेज अपन देखो कैसे रखते हैं। बोल रहा है वी ए एंड वी बी हैव सेम पोटेंशियल। देखिए वी ए और वी बी पे हमारा सेम पोटेंशियल है। तो बोल रहे मतलब 3 ओम वायर का कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे पास। ये जो 3 ओम वायर है इसका कोई मीनिंग नहीं है तो भाई हम इसको नेगलेक्ट करके व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। फिर हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। जैसे ही आर इक्विवेलेंट निकाला हमने तो आई क्या आ गया हमारा, वही वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करना है, ये हमारा करंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ए और बी स्टूडेंट है, ट्राई टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। दोनों क्या कर रहे हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो बोल रहा है ए मेज़र करता है टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, रिपीट दिस प्रोसेस एंड इज ग्रेटर देन 1 टाइम्स कम। देखिए बी क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है 1 मेज़र द टाइम फॉर एन ऑसिलेशन एंड डिवाइड एन नंबर। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर ए आएगा। देखिए क्या, द मेजरमेंट मेड बाय ए हैज़ अ लार्ज एरर देन मेड बाय बी। बिल्कुल ए तो ज़्यादा गलतियां करेगा बी से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। भाई देखो कॉस को आप लिख सकते हो ई की पावर एंगल इसका अपॉन में 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग लिखा इसको। जैसे ही हमने अलग अलग लिखा हमारे पास, हमने लिमिट 0 से करी तो 1/2 लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस अंदर वाले एंगल को ई की पावर में जो है इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमने इसको y पुट किया, y डैश ये आ गया। उसके बाद यहाँ से ये आ गया, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है, रूट पाई होता है। ठीक है, ये रूट पाई होता है। तो i कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया। जैसे ये आया तो इसकी वैल्यू आएगी 2.15। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक ये बोल रहा है कि एक ये मिसाइल है, एक ये मिसाइल है, रिलेटिव स्टिक स्पीड है c/2, ये u वेलोसिटी से चल रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। व्हाट इज टाइम टेकन द टेल एंड ऑफ वन ऑफ द मिसाइल टू क्रॉस द टेल एंड ऑफ अदर मिसाइल। भाई आपको टाइम बताना है जब एक मिसाइल दूसरे मिसाइल के टेल एंड को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो देखिए v इज इक्वल टू CL2। ठीक है, ux, अब रिलेटिव स्टिक आपको वेलोसिटी याद होगी, ये है। ठीक है, ये उसके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़कर आए हो। यहाँ पे आप डालो c/2 स्पीड। ठीक है, क्योंकि बोले ना रिलेटिव स्टिक स्पीड c/2 है। जैसे हमने c/2 डाला हमारे पास ux डैश की वैल्यू आ गई। लेंथ की बात करते हैं तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद l डैश ये है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस की वैल्यू रखी, वेलोसिटी हमने निकाली थी। उसके बाद हमने टाइम की वैल्यू निकाली। जैसे ही टाइम की वैल्यू निकाली हमारे पास आ गया 0.8 × 10⁻⁻8 सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब हम चलते हैं 33 पे। 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एक पार्टिकल है स्टेशनरी सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, टेम्परेचर है T एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, उनकी स्पेसिंग है E। बोले स्टार्टिंग फ्रॉम एनर्जी 0 से चल रहा है, सिंगल पार्टिकल है, मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए फॉर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं ई का एवरेज इज इक्वल टू h कट अपॉन ओमेगा। सकते हैं ई का एवरेज इसके इक्वल है। ई लेवल विल बी कंटिन्यूस है तो h ओमेगा के इक्वल यानी कि h न्यू के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 33 खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो देखिए 35 क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टिकल है, 1 डायमेंशन में है, बिटवीन
बॉक्स वन डायमेंशन बॉक्स में है, ठीक है। बॉक्स जो है वो है यहाँ से यहाँ तक। बोल रहा है ग्राउंड स्टेट बताओ जब आपका वेव फंक्शन इतना है। ग्राउंड स्टेट इक्वल्स टू ई एम इज एस्टिमेट बाय कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी विद ट्रायल वेव फंक्शन। ई नोट क्या है, ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो ई एम अपॉन ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ट्रायल वेव फंक्शन साइन आपको ये गिवन है। ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि पार्टिकल मिनिमम पार्टिकल बॉक्स में है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के इक्वल, यानी कि ई एम इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई एम है ये। यहाँ पे हमने जैसे ऑपरेटर फॉर्म में रखा, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये हो जाएगा। इसमें हमने साइन की वैल्यू रखी, इन दोनों की वैल्यू रखी, ये आया। इसको हमने क्यूब इसका खोला, जैसे इसका क्यूब खोला हमारे पास ये आया। उसके बाद जैसे हमने सॉल्व किया ए की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम गए काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी पे गए, डेल साइन निकाला। जैसे ही हमने डेल साइन निकाला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट किया तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आई। उसके बाद जैसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, तो साइन हमारा ये है, डेल साइन ये है, डेल स्क्वायर ये होगा। जैसे हमने यहाँ पुट किया काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास इतनी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और ई नोट तो है ही, तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल दिया 1.045445, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। देखिए 1/पाई इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसमें रेजिड्यू वाले का यूज़ करोगे। तो देखो 1/पाई रेजिड्यू, इसका हमने कॉस को चेंज कर लिया, एक्स यहाँ से यहाँ तक है, अपर हाफ रेजिड्यू हम इस पर निकालते हैं। तो देखिए रेजिड्यू इस पर कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास इस पे रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे इजीली निकाल लेंगे। हमारे पास आंसर आएगा ये, वैल्यू जो आई है वो सी से मिलती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, डायनामिकल सिस्टम है, वन डायमेंशन लॉस, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिस्क्राइब बाय कैनोनिकल कंसंट्रेशन पी क्यू, ठीक है। अब बोल रहे द जनरेटर एफ ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। तो देखिए क्यू पी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं एफ क्यू टी फंक्शन। अब देखो डेल एफ बाई डेल क्यू आपको पता है पी होता है, ठीक है। तो बोले और डेल एफ अपॉन डेल क्यू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस पी होगा। तो बोल रहा है एफ पी के रेस्पेक्ट में माइनस क्यू होगा और क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस पी, आपको पता है। तो एफ इज इक्वल टू पी क्यू होगा, बस ये आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल गिवन है। तो बोल रहा है आपको रो की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे तो देखिए रो की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, डेल स्क्वायर फाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फाई गिवन है, इसका डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर फाई ये हो जाएगा। अब देखो इस फंक्शन पे जैसे ही हम लगाते हैं तो ये आता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करके ये आएगा। उसके बाद ऐसे ही इनको आगे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर जो आता है वो ये आता है, इक्वल्स टू में इसके इक्वल। तो ये ऑप्शन हमारा डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एक आपको हैमिल्टोनियन दे दिया, उसके बाद फाई ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है, एच चेंजेस अंडर अ गोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोल रहे फाई जब ऐसे हो जाए और ए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए फाई और ए में, तो आपका गॉस फंक्शन जो है नेवर लेस द मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज पार्टिकल उस जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो नॉट अफेक्टेड है, क्यों, रीज़न बताना है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फ्री H2 एटम इज इनिशियली इन अ स्टेट विद क्यू नंबर दे रखा है 3 और एल दे रखा है 2, इफ़ देन में इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन होता है टू लोअर एनर्जी स्टेट से, तो विच वन ऑफ द गिवन स्टेट कुड इट बी इन आफ्टर ट्रांजिशन, कौन से स्टेट में होगा। तो देखिए डी ऑप्शन आएगा हमारा, n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 1। कैसे, डेल आई इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा, जे की बात करें वो भी नॉट इक्वल टू, यानी कि n तो हमारा सेम होना चाहिए, तो n सेम होना चाहिए यानी कि n तो हमारा 3 होना चाहिए। बात करते हैं
जितने भी ऑप्शन थे उसमें एल की वैल्यू गलत आ रही थी, तो यहाँ पे डेल एल इज इक्वल टू +-1 आना चाहिए। पेयरिटी ऑल्सो चेंज हो सकती है पेयरिटी, तो एल यहाँ पे क्या आएगा +-1, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में एक सर्किट गिवन है और है भाई मोनो एटॉमिक सॉलिड लैटिस एट अ लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है, टी डी क्या है डिबे टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टी डी की वैल्यू गिवन है, ओमेगा एम क्या है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लैटिस, हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि सी वी किसके प्रोपोर्शनल होगा हमें ये बताना है इससे। तो देखिए सी वी हम निकालेंगे 12/5 π4 RT/TD की क्यूब आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके T/TD के क्यूब के रेशियो के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा इजीली ये सर्किट है, इनपुट दे रखा है, VDC1 टॉप पे है, VDC2 बॉटम पे है, उसके बाद VDC1 VDC2 रिलेटिव वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है VDC1 ज़्यादा होगा और VDC2 कम होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट V, आपको डेली अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। डेली क्या है रिलेटिव करेक्शन टू लोअर ऑर्डर, और भाई ई क्या है ट्रांसलेशन नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, तो फॉर एन आर करेक्शन ई इक्वल्स टू L² यहाँ पे एल की वैल्यू रखी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा, हाफ एम वी स्क्वायर है। उसके बाद इन रिलेटिव स्टिक में पी क्या होता है गामा एम वी, गामा की वैल्यू हमें पता है। इन केस ऑफ रिलेटिव स्टिक की बात करें ई डैश हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा मोमेंटम आ जाएगा <MC। उसके बाद इसी तरह हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेशियो इजीली आ जाएगा डेली अपॉन ई इज इक्वल टू -1/v²/c²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पास हो रहा है वैक्यूम से, एवरेज एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ दिस वेक्टर। देखो अब कैसे निकालते हैं, u इज इक्वल टू E/c होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ε² और ε इंटू में e। उसके बाद हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको नेगलेक्ट करके सॉल्व करके हमारे पास u की एवरेज वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में ये क्वेश्चन गिवन है, जो वेव फंक्शन है स्पिन ऑफ वन पार्टिकल का वो गिवन है, ये बोल रहा है स्पिन एजन स्टेट विद एजन स्टेट दिस वन एंड दिस वन, तो आपको Sx की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम S+ निकालते हैं, h कट रूट में ये आ जाएगा, उसके बाद S- निकालते हैं, फिर हम वेव फंक्शन लिखते हैं, Sx क्या होगा प्लस और माइनस का डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हम ये सॉल्व करते हैं हमारे पास ऐसे ही ये वैल्यूज़ आती है, उसके बाद ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। उसके बाद यहीं पे ये ख़त्म और ये हमारा ऑप्शन में होगा, इसको राइट ऑप्शन करना और 49 × 10⁻⁻36 आएगा आंसर। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 50, एक पार्टिकल है मास है मूव कर रहा है 2D में, हैमिल्टोनियन गिवन है, हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। अब जैसे कि हमने मान लिया TIG ये है और VIG ये है, ठीक है, तो देखो VIG -ω² TIG 0 होता है, ओमेगा कितने ये और ये, EN यहाँ पे ये है और ये है, तो ग्राउंड स्टेट में ये दोनों 0 होंगे। EN की एनर्जी की वैल्यू निकली, एनर्जी की वैल्यू आई 3/2 h⁻√k/m। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 50।